हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फिजिक्स का जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है वेक्टर्स एंड स्केलर। स्केलर और वेक्टर, ये जो टॉपिक है ये थ्रू आउट जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो, फिजिक्स होगा, मैथमेटिक्स होगा, इसमें हर जगह यूज होता है। ठीक है। तो वेक्टर ऑपरेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वेक्टर है क्या और स्केलर क्या है और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है। इसको समझने से पहले हमें पहले पता होना चाहिए व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारा टॉपिक था इन फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल क्वांटिटीज। वहाँ हमने फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ा है। फिजिकल क्वांटिटी किससे कहते हैं हम लोग? कोई भी ऐसा चीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, है ना। तो वहाँ मैंने बताया था कि मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है उसको दो टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होता है स्केलर, दूसरा होता है वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी किसको कहेंगे हम? स्केलर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है का सेंस है और डायरेक्शन का सेंस नहीं है या जरूरत नहीं पड़ता है। ओके। मीन्स स्केलर quantities are those physical quantities which require only magnitude but not the direction for their complete definition. For example, mass। जब हम मास बोलते हैं किसी भी अमाउंट, किसी भी सब्सटेंस का, देन हम उसका जस्ट अमाउंट मेंशन करते हैं, वहाँ डायरेक्शन का सेंस जरूरी नहीं है। जैसे हम टाइम बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ओके। ये जो टर्म्स हैं, ये सारे टर्म्स, इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है। ये दो टर्म हम लोग ऑलरेडी लास्ट चैप्टर हम लोगों ने कवर किया, वहाँ पे देखा था आप लोगों ने दैट स्पीड और डिस्टेंस जो होता है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। यहाँ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ये ऑलरेडी हमने कवर किया है। क्लियर? नाउ वेक्टर क्वांटिटी कौन से क्वांटिटी है? तो वेक्टर क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके लिए हमारा मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नीट्यूड हो और उसका अपना डायरेक्शन का सेंस हो, तो उसे हम उस फिजिकल क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। साथ ही साथ ये टर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, साथ ही साथ वो ओबे करना चाहिए लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को। अगर लॉ ऑफ वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है और उसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, देन इसको हम लोग वेक्टर नहीं कह पाएंगे। इसके ऊपर मैं एक आ रहा हूँ एग्जाम्पल लेके, डोंट वरी। इस टॉपिक के ऊपर एक एग्जाम्पल लूंगा मैं। पहले कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं वेक्टर का। तो जैसे डिस्टेंस का मैंने बताया था लास्ट चैप्टर में कि डिस्प्लेसमेंट जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, यहाँ पे डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर भूल गए होगे लोग तो मैं वापस से एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ। ये पोजीशन होता था ऐसे इन वन डायमेंशनल मोशन, 1, 10 मीटर, 20 मीटर एंड सो ऑन। अगर एक कार जो है या एक पर्सन जो है, अगर ये पॉइंट है ए और यहाँ से ये मूव करके जा रहा है 30 मीटर टू पॉइंट बी, एंड देन बी से वापस आ रहा है पॉइंट सी और ये डिस्टेंस है 10 मीटर। तो अगर मैं डिस्टेंस कैलकुलेट करने आपको बोलूँगा तो आप बोलोगे कि 30 मीटर जा रहा है फिर वापस 10 मीटर आ रहा है, सो टोटल डिस्टेंस हो गया 40 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा तो आप बोलोगे इनिशियल और फाइनल प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है, सो दिस इज ओनली 20 मीटर। ये हमने लास्ट क्लास डिस्कस किया था। तो जहाँ सेंस ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट या वेक्टर क्वांटिटी, और जहाँ सेंस ऑफ डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है उसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस। और यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया स्केलर और वेक्टर। सिमिलरली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये सारे जो हैं ये वेक्टर क्वांटिटी।
क्लियर? अच्छा, ये एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ से लेते हैं कि ऐसा कोई फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो लेकिन वो वेक्टर नहीं है। ओके, ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी हम लोग लेते हैं। ऐसा एक फिजिकल क्वांटिटी लेते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट। ओके, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है या वेक्टर? अभी देखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक मैं सर्किटरी बना रहा हूं। ये एक बैटरी है 5 वोल्ट का, जिसके पॉजिटिव पोल से मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ दिया है, सपोज करो 5 ओम। ओके, इसके नेगेटिव पोल से भी एक रेजिस्टेंस है, सपोज 10 ओम। यहाँ एक रेजिस्टेंस है 5 ओम, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यहाँ एक रेजिस्टेंस है, और फाइनली यहाँ एक रेजिस्टेंस है। ये सारे 1 ओम हैं। तुम लोग जब पढ़ोगे करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी तो ये समझ में आएगा, और बेसिक पता ही होगा कि करंट जो होता है हमेशा पॉजिटिव पोल से बाहर निकलता है। फिर वो क्या होगा, यहाँ से पास हो रहा है, यहाँ से पास होने के बाद इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, तो ये I1 हो गया, ये I2 हो गया। ये I1 इस I2 इस पूरे में सीरीज में है, तो ऐसे ही घूमता रहेगा। क्लियर? तो देखो, इस करंट के पास अपना मैग्नीट्यूड भी है ना, इसका कुछ अमाउंट होगा, 1 एम्पियर 2 एम्पियर कुछ तो होगा। सो करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास अपना मैग्नीट्यूड होता है। दूसरी बात है, इसके पास डायरेक्शन भी है, क्योंकि देखो ये करंट जो है ये इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। यहां से जब ये डिवाइड होगा तो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, सो इट हैज़ अ फिक्स्ड डायरेक्शन। सो इसके पास फिक्स्ड डायरेक्शन भी है, लेकिन इसके बावजूद ये एक स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता है। वेक्टर अलजेब्रा हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, जो है एडिशन लॉ ऑफ योर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। वो दो वेक्टर का लॉ को फॉलो नहीं करता है, जो कुछ इस तरीके से है कि अगर एक वेक्टर यहाँ है और दूसरा वेक्टर यहाँ है तो इनका रिजल्टेंट ऐसा होगा। हम लोग डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि अगर करंट I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, तो इसका रिजल्टेंट ऐसा नहीं होगा। इसका रिजल्टेंट हम नहीं निकाल सकते। तो याद रखना, इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो स्केलर है, इसके बावजूद कि इसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और स्केलर क्यों है? क्योंकि इसमें वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा फॉलो नहीं होता है। आई होप समझ में आया होगा। ओके, सो अब थोड़ा सा हम लोग वेक्टर के बारे में आ रहे हैं, थोड़ा और आगे जाते हैं। सबसे पहला होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये एक बहुत माइनर सी बात है, याद रखना। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, वेक्टर के ऊपर एक एरो बैठा देते हैं। जैसे सपोज करो ए अगर एक वेक्टर है तो इसके ऊपर एरो बैठा दो, ठीक है। जैसे वेलोसिटी, वेलोसिटी को हम लोग v से डिनोट करते थे, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए v होगा। क्लियर? सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए वेक्टर के ऊपर एक एरो मार्क होता है। बहुत सारे बुक में अलग अलग होता है, यूनिट वेक्टर में कैप होगा, हम आएंगे। सिंपली याद रखना, एरो अगर किसी के ऊपर है इसका मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और हमेशा वेक्टर को ऐसे लाइन एरो से शो किया जाता है, जैसे कि ये वेक्टर ए है, उसी तरह ये दूसरा वेक्टर मैं बैठा रहा हूं बी, ठीक है। तो दो वेक्टर अगर आपको फिजिकली दिखाया गया है ए और बी, जैसे यहाँ पे है, मान लो ए थोड़ा और मैं बड़ा बैठा दो, तो एक्चुअली वेक्टर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका जो लेंथ होता है, ये लेंथ शो करता है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। जितना बड़ा लेंथ होगा रिप्रेजेंटेशन का, उसका मैग्नीट्यूड उतना बड़ा होगा। इन जनरल ये हम लोग का काम में नहीं आता है, पर ये जान के रखो, ठीक है। सो मैग्नीट्यूड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वेक्टर के ऊपर शो जो किया जाता है, ठीक है।
अच्छा, मैग्नीट्यूड किसी भी चीज का हमेशा पॉजिटिव होता है, और डायरेक्शन शो करने के लिए साइन जो आ जाता है बाहर नेगेटिव या पॉजिटिव का, वो साइन जो है वो शो करता है उसका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड हमेशा हर चीज का पॉजिटिव हो। अब हम लोग आ जाते हैं टाइप ऑफ वेक्टर। सबसे पहला है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स किसको कहते हैं? जब दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो ऐसे वेक्टर को कहा जाता है पैरेलल वेक्टर। इज इट क्लियर? अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, एज इन उल्टे डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, और दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया, तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल वेक्टर्स। तो इससे एक रिलेटेड टर्म है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा? कोई वेक्टर मान लो ऐसे है इस डायरेक्शन में, वेक्टर ए, और वेक्टर बी जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और इन दोनों के बीच का एंगल जो है ये 0 डिग्री है, तो ऐसे वेक्टर को कहेंगे एंटी पैरेलल वेक्टर। इज इट क्लियर? तो यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए और एंगल जो है, सॉरी मैंने एंगल 0 कर दिया, सॉरी मिस्टेक, एंगल इज 180 डिग्री, उल्टा होता है ना, सॉरी। इक्वल वेक्टर जो क्या है, ये पैरेलल वेक्टर का एक स्पेशल केस है। पैरेलल वेक्टर का एक स्पेशल केस है जब दो वेक्टर का इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, जैसे ये वेक्टर ए हो गया और वेक्टर बी जो है वो भी सेम मैग्नीट्यूड का है और सेम डायरेक्शन में है, ठीक है, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तब जाके इन दोनों वेक्टर को हम लोग बोलेंगे कि ये वेक्टर ए और बी इक्वल वेक्टर है। जब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, मतलब ये दोनों पैरेलल हो और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो। ओके ओके, नेक्स्ट आ जाता है हम लोग का नेगेटिव वेक्टर और ऑपोजिट वेक्टर। सो नेगेटिव वेक्टर कब होगा? जब दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए और डायरेक्शन उल्टा हो जाए। जैसे कि देखो ये वेक्टर ए है और सेम मैग्नीट्यूड का एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, बट डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट होगा। ठीक है, तो ऐसे केस को हम लोग कहते हैं नेगेटिव वेक्टर या फिर ऑपोजिट वेक्टर। नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर मतलब अगर कुछ वेक्टर्स है जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जैसे मान लो वेक्टर ए जो है वो यहां से शुरू हो रहा है, वेक्टर बी जो है वो भी यहीं से शुरू हो रहा है, वेक्टर सी जो है वो भी यहीं से शुरू हो रहा है, इनका डायरेक्शन अलग अलग है, इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है, सब अलग है, लेकिन इनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, तो ऐसे वेक्टर्स को कहा जाता है को इनिशियल वेक्टर्स। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट जो है इसको कहते हैं कॉनकरेंट वेक्टर्स। कॉनकरेंट वेक्टर्स किसको कहते हैं? जब बहुत सारे वेक्टर्स पास होते हैं, एक सिंगल पॉइंट से पास होते हैं, तो इसको कहा जाता है कॉनकरेंट वेक्टर्स। जैसे मान लो ये वेक्टर ए है, ये पॉइंट ओ से पास हो रहा है, उसी तरह एक दूसरा वेक्टर है बी और ये भी सेम पॉइंट ओ से पास कर रहा है, सो दे आर कॉल्ड कॉनकरेंट वेक्टर्स। ओके, नेक्स्ट है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर, देखो प्लेनर वर्ड का हमेशा याद रखना, प्लेनर वर्ड का मतलब क्या होता है? प्लेनर का मतलब एक प्लेन के ऊपर। अब प्लेन वर्ड आते ही तुम लोग
कंफ्यूज मत होना, एक प्लेन का मतलब होता है जिसके पास लेंथ हो, ब्रेथ हो, लेकिन हाइट ना हो। जैसे कि तुम्हारा पेज जिसके ऊपर अभी लिख रहे हो तुम लोग, पेज को ध्यान से देखो, इसके पास लेंथ है, ब्रेथ है, लेकिन हाइट नहीं है, हाइट बहुत कम है, इन्फिनिटिजिमल है, उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो अगर कोई दो वेक्टर एक ही प्लेन पे लाई कर रहा है, जैसे कि एक पेज के ऊपर दो पेन रख दो, ए और बी, ठीक है, एक का फेस इधर करो, एक का फेस इधर करो, तो दोनों पेन जो है एक ही प्लेन के ऊपर है। लेकिन अगर तीसरा पेन मैं इसके ऊपर खड़ा ऐसे कर दूं, सी, तो ये इस प्लेन के ऊपर लाई नहीं कर रहा है, ये दूसरे किसी प्लेन पे लाई कर रहा है। तो मैं बोलूंगा कि वेक्टर ए और बी जो हैं ये तो कोप्लेनर है, लेकिन सी जो है नॉन कोप्लेनर है इनके साथ। गॉट इट? कोप्लेनर मतलब जो वेक्टर्स एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं उनको कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। इसके बिना ये वेक्टर चैप्टर पूरा अधूरा है, इसीलिए मैं इसको इतने अच्छे से मार्क कर रहा हूँ, तो ध्यान से सुनोगे। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्या होता है? यूनिट वेक्टर वो है जिसका मैग्नीट्यूड एक होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो वो यूनिट वेक्टर है। तो आप लोग सोचोगे कि इसमें इंपॉर्टेंट इतना क्या है भाई, कोई भी वेक्टर जिसका यूनिट मैग्नीट्यूड है तो उसका तो मैं बोल सकता हूँ। इसका इंपॉर्टेंट ये है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, किसी भी चीज़ का मैग्नीट्यूड 1। एक वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़ था, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें थे इसके पास, एक था इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा बात इसके पास स्पेशल था इसका डायरेक्शन। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो गया, इसका मतलब ये जो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है डायरेक्शन। हम लोग क्या बोलते हैं, अगर 1 किसी चीज़ के साथ है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट क्या, 1 किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो वो तो वैसे ही रहेगा, कुछ चेंज तो आएगा नहीं। लेकिन मेन बात है मैग्नीट्यूड 1 है, तो जो डायरेक्शन शो करने के लिए हम लोग यूनिट वेक्टर को यूज करते हैं। यूनिट वेक्टर इज इंपॉर्टेंट एज इन कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन अगर हमसे पूछे कि बताओ इसका डायरेक्शन कहाँ है, तो आप क्या करोगे, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लो और बोलो कि देखो ये रहा इसका डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाला जा सकता है। जैसे कि मान लो एक वेक्टर है ए, इसका यूनिट वेक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। इसका यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले ऊपर इस वेक्टर को लिखेंगे और नीचे इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो वो उसका यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है। और यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कैप से। ए कैप, इसका मतलब है, इसको मैं बोलूँगा यूनिट वेक्टर ऑफ ये ए। गॉट इट? सिमिलरली यूनिट वेक्टर ऑफ बी क्या होगा, वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कैसे निकलता है तो हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। सो यहाँ जो मैंने बातें की वो यहाँ लिखा हुआ है, इट इज यूज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर। किसी गिवन वेक्टर का डायरेक्शन शो करने के लिए, स्पेसिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, ये याद रखना कि एक्स वाई और जेड एक्सिस ये भी बहुत दूर तक जाता है ना। एक्स एक्सिस 3 डायमेंशन में हमेशा देखना ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको एक्स में डिनोट कर रहा हूँ, इसको वाई डिनोट कर रहा हूँ और इसको जेड डिनोट कर रहा हूँ। तो देखो ये एक्स वाई जेड जो एक्सिसेस होते हैं इनका भी अपना मैग्नीट्यूड होता है। एक्स पे आप बोल सकते हो 1 2 3 4 गया है और इसका एक डायरेक्शन होता है। तो ये एक्स वाई जेड जो है ये अपने में एक वेक्टर्स है, ये एक्सिसेस जो है अपने में एक वेक्टर्स है ना। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन अगर मुझे पूछो तो मैं बोलूंगा कि एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर ले लो,
वाई एक्सिस का यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन शो करेगा और जेड एक्सिस का यूनिट वेक्टर उसका डायरेक्शन शो करेगा। तो एक्स एक्सिस का डायरेक्शन शो करने के लिए एक्स कैप वाई कैप जेड कैप नहीं यूज़ किया जाता है। जो स्टैंडर्ड तरीका है यूज़ करने का वो एक्स एक्सिस के लिए आई कैप यूज़ होता है, आई कैप। वाई एक्सिस के लिए होता है जे कैप और जेड एक्सिस के लिए यूज़ होता है के कैप, सब स्मॉल लेटर में। ओके, याद रहेगा। आई कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जे कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। एंड के कैप क्या रिप्रेजेंट करता है? डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इज इट क्लियर? तो अगर आपको कभी बोले कि आई कैप क्या है तो आप बोलोगे आई कैप कुछ नहीं है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन शो कर रहा है और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना? हम लोग बस एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन। अभी बहुत कुछ सीखना है हमें, धीरे धीरे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स? यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स नहीं हो सकता है? तो आपका आंसर होगा -5n, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में जब हम लोग बात करते हैं ना, और फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव में लिखते हैं हम लोग, और नेगेटिव दिखाते हैं उसका डायरेक्शन शो करने के लिए। मैंने अभी अभी डिस्कस किया था। तो मैग्नीट्यूड जो होता है वेक्टर क्वांटिटी का हमेशा पॉजिटिव होता है, और नेगेटिव का मतलब हो जाता है डायरेक्शन। ठीक है ना? तो मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। समझ में आया? ये सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया हमने। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर? एक वेक्टर को हम लोग जीरो कब कहेंगे? ये इंटरेस्टिंग है। जीरो का मतलब अगर कोई किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो हो जाता है तो उसे जीरो वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, अब आप मुझे जीरो वेक्टर बना के दिखाओ अपने कॉपी में, वीडियो को पॉज करो और सोचो थोड़ी देर के लिए कि जीरो वेक्टर दिखता कैसा होगा। ऐसा कैसा वेक्टर मैं बनाऊं जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो जाए? तो अगर अभी तक आपने बनाया हो वीडियो पॉज करके तो देखो, ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एक पॉइंट हो जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब एक पॉइंट वैल्यू। जो पॉइंट है तो उसका कोई डायरेक्शन हो ही नहीं सकता। मैं थोड़ी बोल सकता हूँ पॉइंट का डायरेक्शन किधर है, पॉइंट तो हर डायरेक्शन में होता है। तो याद रखना कि जीरो वेक्टर जो होता है इसका डायरेक्शन फिक्स नहीं होता है, इसका आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में घूम रहा है। क्लियर? सो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर। वेक्टर क्या है, क्यों है, कैसा दिखता है, कितने टाइप के होते हैं, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने कराया। हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, एनसीईआरटी का बुक आप लोग फॉलो कर सकते हो। उसमें जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो यही था, वेक्टर्स। एक्चुअली मोशन इन 2 डायमेंशन जो है, या मोशन इन प्लेन, उसका बेसिक बिगिनिंग पार्ट है वेक्टर्स। तो पहले वेक्टर्स हम लोग को कंप्लीट करना होगा, देन मोशन इन 2 डायमेंशन हम लोग करेंगे। जो मैंने टाइप्स ऑफ वेक्टर बताए यहाँ पे दिया हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। नेक्स्ट हम लोग इसका कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, एंड देन डिवीजन ऑफ अ वेक्टर। ये सब टॉपिक यहाँ पे है हमारा। So multiplication of a vector by a real number, एक रियल नंबर से अगर किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करे तो उस वेक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा? ठीक है, तो इसके दो केसेस होते हैं। जब आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा। ये दो बातें याद रखो। यहाँ देखो, ग्राफिकली समझते हैं। ये हमारा वेक्टर ए था और मैंने इसे +2 मतलब +2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या होगा? सेम डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन तो सेम रहेगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड देखो पहले से क्या हो गया,
डबल हो गया, लेकिन इसका डायरेक्शन सेम रहा, डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी वेक्टर को हम लोग नेगेटिव किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका डायरेक्शन एकदम ऑपोजिट हो जाता है। जैसे कि ये वेक्टर ए था हमारा और इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया -1 से, तो ये -a होने का मतलब ही होता है कि इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा उससे। मतलब पहले इन दोनों जब सेम पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करोगे तो सेम डायरेक्शन में रहेगा, नेगेटिव मल्टीप्लाई करोगे तो ऑपोजिट 180 डिग्री शिफ्ट हो जाता है। और उसके बाद तो आप जितने से मल्टीप्लाई करो, जैसे 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.5 टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो -2 टाइम्स बढ़ जाएगा, एंड सो दिस इज रियल नंबर एडिशन, सॉरी रियल नंबर मल्टीप्लीकेशन विथ वेक्टर आ जाता है। ठीक है, वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा पढ़ने से पहले कुछ टॉपिक है जो हमको पूरा कवर करना होगा, वो ये है दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुक्स में नहीं दिया रहता है जनरली, इसको पहले समझो अच्छे तरीके से कि दो वेक्टर के बीच का एंगल कब क्या पकड़ेंगे, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एंगल होता है वेक्टर का, साधारण भाषा में समझने के लिए वो हमेशा इन दोनों का टेल जब जुड़ा हो उधर से मापना चाहिए। ठीक है, या फिर जब दोनों का हेड जुड़ा हो वहां से मापना चाहिए। मैंने क्या कहा, हेड और टेल क्या होता है, ये देखो एरो का ये ऊपर जिधर है इसको हम लोग एरो का हेड कहते हैं, सॉरी, सो ये पॉइंट जो है ये इसका टेल है। ओके, दिस इज टेल ऑफ वेक्टर एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड हेड ऑफ वेक्टर। तो देखो दोनों वेक्टर का टेल आपस में जुड़ा हुआ है, वो एंगल थीटा पकड़ोगे, और अगर दोनों का हेड आपस में जुड़ा हुआ है तो उसको एंगल थीटा पकड़ोगे। ठीक है ना, ये केस हमेशा याद रखना, व्हेन एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज थीटा व्हेन टेल और हेड ऑफ द टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड। साधारण भाषा में समझा रहा हूं, इसको याद रखो, बहुत काम आएगा। और अगर एक का हेड और दूसरे का टेल आपस में जुड़ा है तो वो एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां देखो एक का हेड है और दूसरे का टेल है, तो ऐसे 180 है। या फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है उसका उल्टा है, इसका टेल है इधर और दूसरे वाले का हेड है। अगर आप लोग को फ्यूचर में भी इसको समझने में समझ में नहीं आए तो इसको थोड़ा आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे एक्सटेंड कर सकते हो, इसमें इसको मैं नाम दे देता हूँ, चलो ये नीचे वाला है ए वेक्टर, ऊपर वाला है बी वेक्टर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस ए वेक्टर जो नीचे वाला है उसका पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे फिक्स्ड होता है। तो मैं इसको इस जगह से हटा के थोड़ा सा आगे अगर मैं लिख दूँ, यहाँ पे लिख दूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये क्यों 180 डिग्री माइनस थीटा होता है। तो देखो ये हो गया मेरा वेक्टर ए। अब मैंने क्या बताया था कि दोनों का टेल अगर एक साथ है तो वो एंगल थीटा होता है। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया, या फिर इसको समझो कि ये रहा मेरा, ये वेक्टर है, फिर से इसको नाम दे देता हूँ ए वेक्टर और बी वेक्टर। अब ये जो ए वेक्टर है मैं इसको यहाँ ना लिख के मैं इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, मैं इसको यहाँ पे पीछे कर लेता हूँ। तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का हेड आपस में मिला है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो अगर ये थीटा होगा तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। तो आप एक को याद रखते हो तो दूसरा अपने आप समझ में आना ही चाहिए। क्लियर, तो ये याद रखना, आप एंगल नहीं समझ में आएगा तो एडिशन ऑफ वेक्टर समझ में नहीं आएगा। और ये है वेक्टर अलजेब्रा का सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडिशन ऑफ वेक्टर। इसी को हम लोग वेक्टर अलजेब्रा का बेसिक कहते हैं। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहला जो लॉ होता है वो होता है ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, और इसी को एक्सटेंड थोड़ा सा कर दोगे तो हो जाएगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो सबसे पहले एक आसान वाला समझते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। ये समझना बहुत जरूरी है।
देखो इसमें क्या बोलता है, स्टेटमेंट ध्यान से रखो क्योंकि 11 में बच्चों वाली बात है, इसमें डेफिनेशन भी पूछता है। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल in the same order, then their vector sum is represented by the third side of that triangle in reverse order. Now ये सेम ऑर्डर रिवर्स ऑर्डर समझना बड़ा जरूरी है कि इसका मतलब क्या हो गया। ठीक है, सेम ऑर्डर एंड रिवर्स ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो यहां देखो, जैसे कि एक वेक्टर है ए, इसका ऑर्डर देखो क्या है, मैंने कैसे बनाया, इसको मान लो ओरिजिन पॉइंट है ओ और ये है एक्स। ठीक है, ओ से एक्स पे वेक्टर ऐसे गया तो टेल हेड, फिर वेक्टर बी कैसा होगा, टेल हेड, तो इसको कहते हैं सेम ऑर्डर, टेल हेड देन टेल हेड। सपोज करो इसको वाई पोजीशन में और ये है वेक्टर बी। तो अगर दो वेक्टर हैं जो किसी ट्राइंगल का दो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं और सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में मतलब टेल हेड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो ट्राइंगल का तीसरा साइड होगा लेकिन ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। ऑपोजिट ऑर्डर एज इन, ये ध्यान से देखो तो ये टेल हेड नहीं है। ठीक है, क्या हो रहा था हमारा अभी तक, टेल, ऐसे मैं बोलूँ टेल हेड और ये उल्टा हो गया हेड टेल। समझ में, सेम ऑर्डर ऐसे फॉलो कर रहे थे, उसका उल्टा ऑर्डर में बैठ गया। तो ये जो रिजल्टेंट आएगा इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे आर वेक्टर से और इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इज इट क्लियर, समझ में आया ध्यान से, यस और नो? यस, समझ में आना चाहिए, बहुत आसान है। फिर से मैं बोलूँ, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, व्हेन टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट टू साइड ऑफ अ गिवन ट्राइंगल, यहाँ पे है ए और बी और सेम ऑर्डर में है टेल हेड, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा, दोनों का सम जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस ट्राइंगल का थर्ड साइड और उसका ऑर्डर होगा उल्टा, मतलब टेल हेड की जगह हेड टेल हो जाएगा बस। और इन शॉर्ट में सोचो, अगर इतना कुछ दिमाग में नहीं आएगा तो भी आप सोचोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर यहाँ पे हम लोग फोर्स समझो, फोर्स से याद रखना कि फोर्स हमने इधर लगाया और फिर इधर लगाया तो रिजल्टेंट ओवरऑल फोर्स किधर लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। और रिजल्टेंट के लिए ऐसे शो करते हैं। यहाँ पर एक डायग्राम है, इसको देखते हैं हम लोग, ध्यान से देखो, ये बुक में बना हुआ है। तो जैसे ये रहा ओ पी एंड ओ क्यू, तो ये रहा वेक्टर ए, ये लोग बोल्ड लेटर में लिख देते हैं, ऊपर एरो नहीं दिखाते हैं, कंफ्यूज मत होना। तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे एरो तो दिया नहीं है, तो एनसीईआरटी में कैपिटल लेटर यूज़ कर लेता है वेक्टर शो करने के लिए, आप लोग एरो देना हमेशा, क्योंकि आप लोग बोल्ड तो नहीं लिख पाओगे, एरो दिया करो। तो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट है, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ऑपोजिट एंगल में होगा, ऑपोजिट ऑर्डर में होगा और इसका सम होगा। यहाँ पर देखो ये कॉम्प्लिकेटेड सा ग्राफ है, मैं इसके लिए आपको बनाता हूँ, इसके लिए मैं बना रहा हूँ कि ये रहा वेक्टर ए और एक दूसरा वेक्टर है ये बी, तो आप मुझे बताओ, और एक तीसरा वेक्टर ले लेता हूँ, चलो ये तीसरा एक वेक्टर है सी। अब आप मुझे बताओ इन तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे। वेक्टर को, वीडियो को पॉज करो, सॉल्यूशन मत देखो, बगल में दिया हुआ है, अपने से ट्राई करो। आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले जो काम करना है ए और बी का रिजल्टेंट निकालो। तो ए और बी का रिजल्टेंट किधर होगा, ए और बी का रिजल्टेंट कुछ ऐसा होगा, इस ब्लू कलर से मैंने जो रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, इसको मैं R1 बोलता हूँ। R1 इज इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस बी, यस और नो, अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। सिमिलरली अब देखो ए और बी का रिजल्टेंट मुझे मिल गया है, जब रिजल्टेंट मिल जाए तो ए और बी को भूल जाओ। मैंने क्या कहा, जब ए और बी का रिजल्टेंट मिल गया मतलब दोनों का इफेक्टिव चीज आपको मिल चुका है, तो आप ए बी को भूल जाओ। अब ए बी का रिजल्टेंट के साथ सी को सोचो, तो ये कैसा है, टेल हेड
टेल, हेड सेम ऑर्डर में लिखा हुआ है, तो इसका रिजल्टेंट, दोनों का रिजल्टेंट निकाल लोगे तो फाइनल रिजल्टेंट आ जाएगा। एग्री? तो इन दोनों का फाइनल रिजल्टेंट किधर होगा? इधर होगा, और इसको हम लोग आर बोलेंगे। ये क्या हो जाएगा? इस R1 प्लस सी का एडिशन है, और R1 का मतलब ही कितना था? A प्लस बी था, तो A प्लस बी प्लस सी मिल गया मुझे। गॉट इट? कैसे निकालते हैं? सो आई होप ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन जो है आपको समझ में आया होगा। A प्लस बी कैसे निकालेंगे, B प्लस ए कैसे निकालेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग धीरे धीरे आएंगे। सब्ट्रैक्शन, पैरेललोग्राम एनसीईआरटी में कुछ ज़्यादा ही फास्ट तरीके से लिखा हुआ है, हम लोग थोड़ा आसानी से पढ़ते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं, समझ समझ के। ओके, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट हमने लिखा है इसके बारे में आप बता सकते हो कि ये रिजल्टेंट है, इसका मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिजल्टेंट जो है R, इसका मैग्नीट्यूड, इसका लेंथ शो करेगा। फॉर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट of vector r when magnitude of both the vectors are given and theta is also given, then we use directly formula. yes, ये फॉर्मूला आप न्यूमेरिकल के लिए याद रखोगे। क्या बोल रहा है कि अगर दोनों वेक्टर जो है a और b, कुछ इस तरीके से भी हमने देखा था, वेक्टर a ये था, ये वेक्टर b था, और इनका रिजल्टेंट आ जा रहा था हमारा, इसका रिजल्टेंट हमारा आ जा रहा था here r इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये तो हुआ इनका वेक्टर एडिशन, लेकिन इसका अगर मैग्नीट्यूड पूछे तुमसे कि आर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना होगा, जब आपको दे दे कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दे दिया रहेगा, सपोज मैग्नीट्यूड ऑफ ए को ए लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आपको दे दिया है, और साथ ही साथ एंगल बिटवीन ए एंड बी भी दे दिया है आपको। ठीक है, तो आपको क्या ऐसे नहीं लिख दोगे आपकी दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ दोगे? नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। आप दोनों का मैग्नीट्यूड जोड़ नहीं सकते। और क्यों नहीं जोड़ सकते, ये मैं नेक्स्ट क्लास आप लोग मुझे बताओगे कि क्यों दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग डायरेक्टली नहीं जोड़ सकते। क्यों? उसका मैग्नीट्यूड जो है उसके एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो वैल्यू होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, रिजल्टेंट का वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल रूट। ये रिप्रेजेंटेशन होता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ये कब हम लोग यूज कर पाएंगे? जब वेक्टर, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों वेक्टर का के बीच का डायरेक्शन दिया हो, एंगल दिया हो, तब। ठीक है, तो ये तरीका याद रहेगा। ओके, सो आज की क्लास में हम लोग ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तक ही रखते हैं। इसमें हम लोग का और भी बहुत कुछ है स्टडी करना, जिसमें हमारा आ जाएगा वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन ऑफ ट्रायंगल लॉ, देन यहीं से हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे फॉर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, एंड देन वहाँ से हम लोग को रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर्स पढ़ना होगा। ठीक है, क्लास 12 में मैथमेटिक्स का एक चैप्टर भी है वेक्टर्स के ऊपर। ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। आई जे के को यूज़ करना सीखेंगे हम लोग, कैसे किसी वेक्टर को आई जे के फॉर्म में लिखा जाता है, और एनालिटिकल मेथड जो होता है वेक्टर एडिशन का, जो जनरली मैथमेटिक्स में यूज़ होता है, नॉट इन फिजिक्स टू मच, उसको भी हम लोग स्टडी करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास ऑफ वेक्टर विल बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, सो पहले यहाँ तक जो मैंने पढ़ाया इसको अच्छे तरीके से रिवीजन करना। ओके देन, बाय, थैंक यू।